सभ्यता अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाती है। कुछ निशान मिट्टी में दबे मिलते हैं, कुछ पत्थरों पर उकेरे हुए और कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियों में जीवित रहते हैं। लेकिन ये कहानियाँ हजारों वर्षों तक लोगों की स्मृतियों में बनी रहती हैं। तो वे केवल लोक कथाएं नहीं रह जाती, बल्कि किसी क्षेत्र की पहचान बन जाती हैं। बुंदेलखंड भी ऐसी ही एक धरती है। यहाँ का इतिहास केवल पुरातात्विक अवशेषों में नहीं मिलता, बल्कि रामायण, महाभारत, पुराणों और सदियों पुरानी लोक परंपराओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। लेकिन इन कथाओं में कितना इतिहास छिपा है, कितना पुरातत्व और कितनी आस्था, आज हम इन्हीं परतों को एक एक करके खोलेंगे। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे लाखों वर्षों पहले इस धरती पर पहली मानव बस्तियां बसना शुरू हुई। धीरे धीरे इंसान ने शिकार करना सीखा, आग को नियंत्रित करना, नदी किनारे बसना शुरू किया और फिर छोटे छोटे समूह समाज में बदलने लगे। यही वह समय था जब बुंदेलखंड केवल एक भूभाग नहीं रहा, बल्कि मानव सभ्यता की यात्रा का हिस्सा बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, यह क्षेत्र केवल इंसानों के रहने की जगह नहीं, इसकी पहचान भारत की सांस्कृतिक स्मृतियों से भी जुड़ने लगी। यहीं से शुरू होती है वह कहानी जहाँ इतिहास और आस्था एक दूसरे का हाथ थामे दिखाई चलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम आज जिस क्षेत्र को हम बुंदेलखंड कहते हैं, उसे प्राचीन भारत में इस नाम से नहीं जाना जाता था। बुंदेलखंड नाम का प्रचलन मध्यकाल में बुंदेला राजवंश के उदय के बाद हुआ। उससे पहले यह पूरा क्षेत्र अलग अलग जनपदों और राज्यों का हिस्सा था। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार वर्तमान बुंदेलखंड का अधिकांश भाग प्राचीन चेदी, दशार्ण और बाद में जेजाभुक्ति जैसे क्षेत्रों में शामिल था। यही नाम हमें महाभारत, पुराणों, बौद्ध साहित्य और उनके प्राचीन अभिलेखों से मिलते हैं। इसका अर्थ है कि भले ही बुंदेलखंड नाम नया हो, लेकिन इस भूमि का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसकी जड़ें प्राचीन भारत की सभ्यता की गहराई तक फैली हुई हैं। जब हम महाभारत के पन्ने पलटते हैं तो यहाँ हम चेदी राज्य का उल्लेख मिलता है। इसी राज्य के राजा थे शिशुपाल, जिनका वर्णन महाभारत और भागवत पुराण दोनों में मिलता है। भगवान कृष्ण और शिशुपाल की कथा भारतीय परंपरा का एक प्रसिद्ध अध्याय है। इतिहासकार चेदी राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और अनेक विद्वानों का मानना है कि उसका प्रभाव वर्तमान बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। हालांकि आधुनिक बुंदेलखंड के किसी एक स्थान को सीधे शिशुपाल से जोड़ने वाला कोई निश्चित पुरातात्विक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। इसलिए इतिहास हमें जितना निश्चित रूप से बताता है, उतना ही स्वीकार करना सबसे उचित है। यही एक सच्चे इतिहासकार की पहचान होती है। लेकिन अगर महाभारत हमें इस क्षेत्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराती है, तो रामायण हमें इसकी आध्यात्मिक आत्मा से मिलवाती है। और इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है चित्रकूट। चित्रकूट यह केवल एक स्थान नहीं है, यह भारतीय संस्कृति का सामूहिक स्मृति का हिस्सा है। जैसे ही इस नाम को उच्चारण होता है, मन में घने जंगल, शांत पर्वत, बहती मंदाकिनी नदी और वनवास के उन 14 वर्षों की छवि उभरने लगती है, जिन्होंने भगवान राम के जीवन को ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति को भी हमेशा के लिए बदल दिया। वाल्मीकि रामायण और बाद में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, दोनों में चित्रकूट का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन ग्रंथों के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा चित्रकूट में बिताया था। यही उन्होंने वन जीवन स्वीकार किया, यही अनेक ऋषि मुनियों ने उनका मिलन हुआ और यहाँ भरत उनसे मिलने आए थे। भरत मिलाप की घटना भारतीय साहित्य की सबसे भावात्मक घटनाओं में से एक मानी जाती है। एक भाई राज सिंहासन लौटाने आया था और दूसरा धर्म निभाने के लिए उसे विनम्रता से अस्वीकार कर रहा था। यह केवल दो भाइयों का मिलन नहीं था, बल्कि कर्तव्य, त्याग और मर्यादा का एक ऐसा उदाहरण था जिसने भारतीय संस्कृति को सदियों तक प्रेरित किया। जरा उस समय के चित्रकूट की कल्पना कीजिए। चारों ओर घने वन, दूर तक फैली शांत पहाड़ियाँ, मंदाकिनी नदी का निर्मल जल, सुबह पक्षियों की मधुर कलरव और इन्हीं वनों के बीच एक साधारण सी पर्णकुटी, जहाँ अयोध्या का राजकुमार राजसी वस्त्रों में नहीं, बल्कि एक वनवासी के रूप में जीवन जी रहा था। यही वह चित्र है जिसने चित्रकूट को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं रहने दिया, बल्कि भारतीय आस्था का एक जीवित प्रतीक बना दिया। आज भी हर वर्ष लाखों श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचते हैं। वे कामदागिरी की परिक्रमा करते हैं, मंदाकिनी नदी के तट पर बैठते हैं और उन स्थलों के दर्शन करते हैं जिन्हें स्थानीय परंपराएं रामायण की घटनाओं से जोड़ती हैं। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल एक तीर्थ नहीं देखता, बल्कि उस कथा को महसूस करने की कोशिश करता है जो हजारों वर्षों से भारतीय जनमानस में जीवित है। लेकिन यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी
खड़ा होता है। क्या इन घटनाओं के ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं? इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह निश्चित रूप से सिद्ध कर सके कि रामायण की घटनाएं ठीक इन्हीं स्थानों पर घटी थी। इसलिए चित्रकूट का महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से निर्विवाद है, जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से इसे आस्था और परंपरा का विषय माना जाता है। और शायद यही बुंदेलखंड की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ इतिहास केवल पत्थरों में नहीं मिलता, वह लोगों की स्मृतियों में भी जीवित रहता है। लेकिन बुंदेलखंड की पहचान केवल चित्रकूट तक सीमित नहीं थी। समय के साथ यह पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता चला गया। इसकी नदियाँ केवल जल धाराएं नहीं थी, बल्कि सभ्यताओं, व्यापारियों, साधुओं और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले मार्ग भी थे। केन, बेतवा और धसान एवं यमुना से जुड़ने वाले रास्ते इस क्षेत्र को उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्कन के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क क्षेत्र बना दिया था। यही कारण है कि बुंदेलखंड का उल्लेख केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक विकास में भी दिखाई देता है। इस दौरान इस यात्रा से जुड़ा एक और नाम धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में उभरने लगता है, कालिंजर। आज हम कालिंजर को उसके विशाल और अवैध किले के लिए जानते हैं, लेकिन इस स्थान का महत्व उस किले से भी कहीं अधिक पुराना माना जाता है। कालिंजर पर्वत का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और बाद में अभिलेखों में मिलता है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने हलाहल विष का प्रभाव यही शांत किया था, इसलिए इस स्थान का नाम कालिंजर पड़ा, जिसका अर्थ माना जाता है काल पर विजय पाने वाला। यह मान्यता भारतीय धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। वहीं इतिहासकार इस स्थान के महत्व को इसकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सुरक्षा और प्राचीन धार्मिक केंद्र के रूप में देखते हैं। कल्पना कीजिए, जब आधुनिक सड़कें नहीं थी, जब ऊंची चट्टानों पर स्थित यह पर्वत दूर दूर तक नजर रखने के लिए कितना उपयुक्त स्थान रहा होगा। चारों ओर घने जंगल, नीचे बहती नदियां, ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक सुरक्षा, यही कारण था कि आने वाली सदियों में लगभग हर शक्तिशाली शासक की नजर कालिंजर पर पड़ी। जिसने कालिंजर को नियंत्रित किया, उसने बुंदेलखंड के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र पर अधिकार कर लिया। लेकिन बुंदेलखंड की कहानी केवल राजाओं और युद्धों की नहीं, यह ऋषियों, आश्रमों और ज्ञान की परंपरा की भी कहानी है। प्राचीन भारत में साहित्य में इस क्षेत्र के अनेक वनखंडों का उल्लेख मिलता है, जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम होने की परंपराएं प्रचलित हैं। यद्यपि इन सभी आश्रमों का प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सदियों से यह क्षेत्र तप, साधना और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र माना जाता रहा है। यही कारण है कि चित्रकूट और उसके आसपास का क्षेत्र आज भी भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। यदि हम भारतीय सभ्यता को समझना चाहते हैं, तो हमें उसके साहित्य और लोक स्मृति को भी समझना होगा। इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ होगा, जबकि परंपराएं हमें बताती हैं कि लोगों ने उस इतिहास को किस रूप में याद रखा। दोनों का अपना अपना महत्व है और बुंदेलखंड शायद उन दुर्लभ क्षेत्रों में से एक है जहां ये दोनों धाराएं एक साथ बहती हैं। यही कारण है कि जब कोई चित्रकूट की पहाड़ियों पर खड़ा होता है, कालिंजर की चट्टानों को देखता है या बुंदेलखंड की नदियों के किनारे बैठता है, तो उसे केवल एक भूभाग नहीं दिखाई देता। उसे ऐसा लगता है जैसे यह धरती हजारों वर्षों से अपने भीतर अनगिनत कहानियां सजोए हुए है। कुछ कहानियां इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हैं, कुछ पुरातत्व की खुदाई में मिली हैं और कुछ आज भी लोकगीतों, भजनों और लोगों की स्मृतियों में जीवित हैं। शायद यही वजह है कि बुंदेलखंड को समझना केवल इतिहास पढ़ना ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा को समझने जैसा भी है। यहाँ हर नदी केवल पानी के साथ नहीं बहती, बल्कि समय की धारा को अपने साथ लेकर चलती है। यहाँ हर पहाड़ी केवल चट्टानों का ढेर नहीं, बल्कि बीते युगों की एक मौन गवाह है। और यहाँ की हर लोक कथा हमें यह याद दिलाती है कि किसी सभ्यता की पहचान केवल उसके लिखित इतिहास से नहीं, बल्कि उसकी जीवित स्मृतियों से भी होती है। लेकिन अब समय बदलने वाला था। प्राचीन महाकाव्यों और लोक परंपराओं का युग धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नए राजवंश उभर रहे थे, राजनीति बदल रही थी, कला नए रूप ले रही थी और स्थापत्य अपने स्वर्णिम दौर की ओर बढ़ रहा था। इसी परिवर्तन के बीच बुंदेलखंड की धरती पर भी एक ऐसा राजवंश उभरने वाला था जिसने इस क्षेत्र की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। ऐसा राजवंश जिसने केवल युद्ध नहीं जीते, बल्कि पत्थरों में कविता लिख दी। एक ऐसा राजवंश जिसने ऐसे मंदिर बनवाए जिन्हें देखकर आज भी पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती है। एक ऐसा राजवंश जिसने जंगलों और पहाड़ियों के बीच
कला, स्थापत्य और संस्कृति का ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिखा जिसकी चमक 1000 वर्ष के बाद भी कम नहीं हुई। आखिर कौन थे वे शासक? कैसे एक छोटे से क्षेत्र ने भारत की सबसे अद्भुत स्थापत्य विरासत को जन्म दिया? और क्यों आज भी खजुराहो का नाम पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में। चंदेलों का उदय, जब बुंदेलखंड ने रचा अपना स्वर्णिम इतिहास, सिर्फ और सिर्फ हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज बुंदेलखंड में हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। नमस्कार।